हेलो एवरीवन। न्यूटन को गालियां देते देते या उनको कोसते कोसते अब तक हम यहाँ तक तो आ चुके हैं कि हमें अब सारी चीजें क्लियर होने लगी है। तो अब हम हमारे इस चैप्टर का यानी ग्रेविटेशन चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम जो भी चीजें भूल गए हैं उनको हम रिवाइज कर ले और हमारे माइंड में वो सारी चीजें स्टक हो जाए और उसके बाद हमें न्यूटन को कोसने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज जब हमें सारी चीजें याद हो जाएगी तो हमें वो अच्छी लगने लगेगी। सो आई लव मीना कुमावत, वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, आई होप कि आपको ये स्टोरी तो याद है कि न्यूटन के सिर पे नहीं गिरा था एप्पल। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलतफहमी है। न्यूटन के सामने कहीं एप्पल गिरा था, विंडो पे खड़े थे, सामने कहीं एप्पल गिरा था तो उनको लगा था कि अच्छा ये एप्पल नीचे गिरा है, मतलब ये कहीं और क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया है। फाइन, नाउ द क्वेश्चन इज, जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था वो क्वेश्चन था कि अर्थ जो है, सारी चीजें अर्थ के ऊपर आके गिरती है। ठीक है, अब अगर मैं इस पेन को छोड़ देती हूँ तो कहाँ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। हम भी कहाँ है, नीचे की साइड में। ऊपर कूद के देख लो तो भी नीचे आ जाओगे। किसी और चीज को नीचे गिरा दिया तो भी क्या, सॉरी, अगर किसी और चीज को हाथ से छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। वो कभी भी ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ना वो इस साइड ना इस साइड जाएगा। कांच की ग्लास को एक बार गिरा के देख ले, हाथ से छोड़ के देख ले, ठीक है, क्या होगा, वो नीचे ही जाएगा हमेशा। क्या होगा, उससे वो ब्रेक हो जाएगा। फाइन, लेकिन क्या कभी ये सोचा है, जैसे हमने प्रीवियस वाले इस चैप्टर को पढ़ते टाइम पे जब हमने देखा था, पूरा चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उस वीडियोस के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज जो है वो हमेशा नीचे ही जा रही है, कभी ऊपर चली जाए तो क्या होगा, तो ऊपर कभी नहीं जाती है। लेकिन एक और क्वेश्चन क्या आया था कि भाई ये जो अर्थ है, सारी चीजें अर्थ के ऊपर गिर रही है, वो हमको समझ में आ गया। तो क्या अर्थ भी इन चीजों की तरफ आ सकती है, पॉसिबल है या फिर नहीं है? भाई सारी चीजें अर्थ की तरफ आ रही है तो क्या अर्थ भी उन सारी चीजों की तरफ कभी जा सकती है? तो एक चीज है, क्या है वो, कि हर एक चीज जब किसी पर एक्शन करती है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। ये हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? जब हमने न्यूटन के कुछ लॉज पढ़े थे तब हमने पढ़ा था क्या, कि एक एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। जब भी कोई एक्शन होगा उसके अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में क्या होगा, एक रिएक्शन जरूर होगा। जैसे कि यहाँ हो रहा है, देखो ये पर्सन, इसके वेट की वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है इस चेयर के ऊपर, लेकिन चेयर भी बदले में क्या कर रही है, चेयर भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। दैट इज व्हाई ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, अदरवाइज वो चेयर के ऊपर नहीं बैठ पाता। जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स क्या किया, चेयर ने लगा दिया, अदरवाइज ये चेयर के ऊपर नहीं बैठ पाता। इसका मतलब है कि हर एक चीज जो है वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है। और ये एक लॉ भी है कि यूनिवर्सल लॉ भी है हमारा, कि हर एक चीज क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ इस अर्थ के बारे में कि भाई ये जो अर्थ है ये उस एप्पल की तरफ नहीं जा रही है, एप्पल तो अर्थ की ओर आ रहा है लेकिन एप्पल जो है वो इस अर्थ को नहीं खींच पा रहा है, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं मूव कर रही है। द थिंग इज कि इनके मासेस तो देखो, बेचारे का वेट देखो, इस एप्पल की साइज देखो, उसके बाद बात करें फिर हम। जिसकी साइज ज्यादा है ऑब्वियस सी बात है उसको खींचने में ज्यादा जोर चाहिए होगा, लेकिन ये इतना सा एप्पल कहाँ जोर लगा पाएगा। आप सपोज एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर आप भूल गए तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक तो है ये पर्सन, ये है चिंटू, ठीक है, ये क्या होना है, चिंटू है। एक है ये पर्सन, ये खा पी के बहुत मोटा मोटा हो गया, बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। इस बेचारे का वेट है ओनली 30 kg एंड इसका वेट है 150 kg। बाप रे, इसको डाइटिंग की बहुत जरूरत है, ठीक है, इसको अभी जिम जाने की बहुत जरूरत है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। और इसका नाम क्या है, मिंटू है। अब सोचो दोनों क्या कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। आया मजा? क्या कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। अब टग ऑफ वॉर खेलते खेलते क्या होगा, चिंटू तो बेचारा, इसको कुछ नहीं करना, ये खड़ा रहेगा, यू करेगा, हो गया फ्री, चिंटू इधर आ जाएगा। लेकिन सोचो अगर चिंटू चाह रहा है कि नहीं मैं तो आज इसको हरा के रहूंगा, तो क्या होगा, इसको बेचारे को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इतना जोर लगाने के बाद में भी क्या होगा कि ये जो मिंटू है ये टस से मस नहीं होगा, ये खड़ा ही देख रहा है, हाँ ठीक है बेटा, खींच खींच खींच, अरे थोड़ा और खींच 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 खींच। अरे क्या खींच भाई, उसका वजन तो देखो, बेचारे की साइज तो देखो, इतना सा तो है वो, कहाँ इसको खींचेगा वो। सेम चीज यहाँ आ जाती है कि एप्पल और अगर अर्थ का हम कंपैरिजन करें तो अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, और इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये एप्पल के लिए पॉसिबल नहीं है उसको खींच पाना। फाइन, लेकिन अर्थ जो है हल्का सा फोर्स लगाएगी तब भी क्या होगा, एप्पल इसके ऊपर आकर गिर जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। यही सेम चीज हमारी एक और कहाँ आती है, एक और आती है यहाँ पर, जब हम अर्थ और मून की बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक पत्थर है, हमने क्या किया, एक उसको थ्रेड से बांधा और उसको हम घुमाते घुमाते क्या होगा, जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगी तो वो पत्थर क्या होगा, उस डायरेक्शन में जाकर गिर जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में गिरेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? वहां पर क्या लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लग रहा था, तभी तो वो रोटेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही छोड़ा गया तो क्या हुआ, वो उस डायरेक्शन में जाके गिर गया, वो अंदर की तरफ नहीं आया। जब हम घुमा रहे हैं तब भी ऐसा नहीं हुआ कि अंदर की तरफ आके वो पत्थर गिर गया। सेम चीज यहाँ आती है कि जब हम बात करते हैं इस मून की, ये अर्थ के चारों ओर जो मून घूम रहा है, ये मून भी घूमते घूमते क्या हो रहा है भाई, एक फोर्स लग रहा है इसकी तरफ से, एक फोर्स लग रहा है इसकी तरफ से, फाइन। अर्थ लगा रही है इसके ऊपर, मून लगा रहा है अर्थ के ऊपर, लेकिन एक सेंट्रीपिटल फोर्स और लगा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसके चारों ओर घूम रही है, जो मून है इसके चारों ओर घूम रहा है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर जाके गिर जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। चलो, सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। नाउ कम टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि ईच एंड एवरीथिंग जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, सब क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जरूर लगाती है, दैट अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइन। इवन अगर मैं भी क्यों नहीं हूं, मेरे ऊपर भी क्या हो रहा है, अभी ये पैनल है, ये भी क्या कर रहा है, मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ये पेन है मेरे पे एक फोर्स लगा रहा है, सारी चीजें क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, लेकिन फिर भी ये कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलमीरा आ जाएगी, मेरा पर्स आ जाएगा, मेरा लैपटॉप आ जाएगा, फोन आ जाएगा, एसी आएगा, रूम की दीवारें आ जाएंगी, सबके सब आके ऐसे टकरा जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, एक ही चीज है, सपोज हम एक कार की बात करते हैं, ठीक है, ये कार है और ये पावरी हो रही है चलो, पावरी नहीं हो रही है, यहाँ देखो, ये कार है, इस कार के आसपास में क्या होगा, सपोज ये कार कहीं बाहर खड़ी है, तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और क्या है, और यहाँ पर एक शॉप है, उस शॉप के अंदर बहुत सारा सामान है, और इस साइड में आ जाओ और बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं, बाइक खड़ी है, एक कार खड़ी है, एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, एक पर्सन खड़ा है, और एक वेंडर खड़ा है, ठीक है, और एक ट्री भी है, और एक छोटा सा प्लांट भी है, और बहुत सारे फ्रूट लगाया हुआ एक ठेला है, तो फ्रूट सेलर भी खड़ा है, फ्रूट्स भी है वहां पे, बहुत सारे, इतनी सारी चीजें हैं, ये सब के सब क्या कर रही है, इस कार के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। तो कार कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, जहां मेरा मन हो गया, जहां इसका मन होगा, बिकॉज नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो गया, इनका जीरो हो चुका है। यही सेम चीज सब पे आती, इवन अगर मेरे ऊपर भी इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो ये सब क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। अगर मैं भी इन सबके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो भी नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। फाइन, चलो, दैट इज वाई सारी चीजें जो है एक बार अंदर आके एक दूसरे के अंदर आके नहीं गिरती है। ओके, नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी यही बोलता है कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी प्रेजेंट है यूनिवर्स के अंदर, सबकी सब क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसके इक्वल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इक्वल है कैपिटल जी मींस कैपिटल सॉरी जी मींस क्या हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वैसे तो ये, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो फोर्स लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, कैपिटल एम, एक सेकेंड ऑब्जेक्ट और है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, तो जो फोर्स लगेगा वो दोनों के ही क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम मास उतना कम फोर्स, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग कि इसके डिस्टेंस के क्या होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैपिटल एम के स्मॉल एम के, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फाइन, और इसी से एक फॉर्मूला क्या बनाया, एफ इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और अगर मैं इस प्रोपोर्शन का साइन हटाती हूँ तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फाइन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी है, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस चीज को रटना नहीं है, ये जो आपकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जी का फॉर्मूला निकालो, चलो यहाँ से जी का फॉर्मूला निकालो, आर स्क्वायर ट्रांसपोज होके कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, एम ट्रांसपोज होके कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर की यूनिट क्या होती है, देखो किलोमीटर,
सॉरी मीटर स्क्वायर, किलोमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम, ये भी क्या होगा किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, डन। चलिए नाउ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, वैल्यू याद रखनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी देखो एक सन है जिसका मास क्या है m है, अगेन एक अर्थ है जिसका मास क्या है स्मॉल m है, ठीक है। ये सन क्या कर रहा है, इस अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ क्या कर रही है, इसको सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है r है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मींस सन का मास, देन अर्थ का मास अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। फाइन, चलो आई होप कि इतनी चीज तो आपको फिर से रिवाइज हो गई होगी। नेक्स्ट थिंग कि हम ये इतनी सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों देखें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही हम आज अर्थ के ऊपर खड़े हैं, हम आज तैर नहीं रहे हैं अर्थ के ऊपर। सेकेंड थिंग कि जो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, प्लैनेट्स का जो मोशन हो रहा है, उसके अलावा मून का जो मोशन है, ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो है ना, टाइड्स जो आती है वो भी किसकी वजह से आती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही आती है, अदरवाइज टाइड्स भी नहीं आती। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है या सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है टुगेदर, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, एज आई टोल्ड यू, रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, अर्थ की चारों ओर जो मून चल रहा है, जो घूम रहा है, वो भी क्या किसकी वजह से हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग पे आ जाए, दैट इज फ्री फॉल। नेक्स्ट थिंग क्या है, फ्री फॉल है। अब ये फ्री फॉल का मीनिंग क्या हुआ, फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज को छोड़ा नीचे आ गई, बात खत्म, फ्री फॉल है, फाइन, यही होती है फ्री फॉल। चलो एक चीज और देखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक तो पत्थर है उसको हमने ऊपर से फेंका, एक फेदर है उसको हमने ऊपर से फेंका, तो पहले कौन आया, पत्थर आ गया नीचे, देन कौन आएगा, फेदर आएगा नीचे, ठीक है। देखो पहले कौन आएगा, स्टोन आएगा, एक हमने फेंका स्टोन को, एक हमने फेंका है फेदर को, पहले नीचे कौन आया, स्टोन यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी फेदर जो है बेचारा लटक रहा है, इधर इधर टहल रहा है, यूं घूम रहा है, पता नहीं क्यों फ्लोट कर रहा है हवा में, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा है, ठीक है। चलिए सो फेदर क्या होगा, आराम आराम से आएगा, स्टोन बहुत जल्दी आ गया, क्या रीजन था, क्यों आ गया जल्दी, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये होता है कि अच्छा इसका शायद स्टोन का मास ज्यादा था इसलिए जल्दी आ गया, और फेदर का मास कम है, फेदर का वेट कम है, तो इसलिए क्या कर रहा है, आराम आराम से आ रहा है। लेकिन डू यू नो कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो कोई भी चीज जब मोशन में है तो डेफिनेट सी बात है उसकी वेलोसिटी होगी, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है इसका मतलब क्या होगा, कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और जब ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया, फ्री फॉल का मतलब है कोई भी चीज को ऊपर से फेंका गया होगा या गिर गई होगी तो वो कहाँ आ रही है, नीचे की साइड में आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। वो जो फ्रीली फॉल कर रही है तो हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। नाउ जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर देखो हमेशा वेलोसिटी में कोई ना कोई चेंज जरूर होगा, वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जितना ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर होगा, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, एंड इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। वन मोर थिंग कि जो स्मॉल जी है ये इन दोनों के मास के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। द थिंग इज कि यहाँ पर जब इनको फेंका गया है तो क्या होगा, जो एयर है वो भी इनके ऊपर क्या लगाएगी, एक रेजिस्टेंस लगाएगी, तो एयर रेजिस्टेंस दोनों पे लग रहा है, लेकिन फेदर का सरफेस एरिया बड़ा है, दैट इज वाई एयर रेजिस्टेंस जो है वहां पे कम लगेगा, एंड सॉरी यहाँ पर जो है एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, स्टोन का सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाता है, दैट इज वाई वहां पर क्या होगा, जो सरफेस एयर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा कम लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से स्टोन नीचे आ जाएगा। लेकिन फेदर में क्या है, एयर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, दैट इज वाई हवा में ऊपर की तरफ क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा, और फ्लोट करते करते आराम से आएगा।
फाइन। फ्री फॉल के टाइम पे जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। जब भी हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब देखो, अगर हम बात करें स्मॉल जी की, अगर हमें स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्मॉल जी कर देना, स्मॉल जी की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, देखो होगा क्या, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, जो भी कोई चीज नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स लगेगा हमारा F इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। फाइन। सेकेंड फोर्स कौन सा होता है, जब भी कोई चीज मोशन के अंदर है तो फोर्स कौन सा होगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, MA। ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है हमने। F इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। और A क्या है, A हमारा है स्मॉल g, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है। जो जिस एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल के अंदर, वो क्या है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दैट इज वाई हमने उसको क्या लिया, स्मॉल g लिया। अब दोनों ही केस में देखो है तो दोनों फोर्स इक्वल है, तो क्या करना है, दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। तो mg इज इक्वल टू क्या हो गया, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से m कैंसिल, यहाँ से भी m कैंसिल, तो क्या बचा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट का मास होता है उसके ऊपर कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता है। यहाँ कहीं पे आपको उस ऑब्जेक्ट का मास नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ये तो अर्थ का मास हो गया। तो यहाँ पर जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का मास नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अर्थ के मास पे कोई भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइन, चलिए सो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जी की वैल्यू हम पुट कर दे, एम की वैल्यू हम पुट कर दे, आर की वैल्यू पुट कर दे अगर हम, तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन की वजह से देखो इनका जो यूनिट है वो भी क्या आ रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट थिंग पे आ जाए। ओके, वन मोर थिंग कि इसको हम 10 भी लेते हैं, कई बार हम जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं हमारे कंफर्ट जोन के लिए। जब क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं तो उस न्यूमेरिकल्स के अंदर हम वैल्यू कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं हमारे कन्वीनियंट के लिए। उसके अलावा है, आपको कई बार क्वेश्चन के अंदर गिवन भी आता है कि जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। चले आगे आ जाए, देखो यही वाली चीज यहाँ पर है, स्टोन को फेंका, यहाँ पे हम पेपर को फेंकेंगे, बात एक ही आएगी, क्या होगा, हमेशा ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगी किस पे, ये कभी भी m पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हैवी है तो जल्दी नीचे आएगा, लाइट है तो देर से आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फाइन, चलो आगे आ जाए। देखो मोशन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में हो रहा है तो अब क्या होगा, तो देयर आर सम इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हमने पढ़ी है जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि देयर इज अ कार, ठीक है, एक कार है, इस कार में क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, देन वहां से क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, इसके तो ब्रेक लग गए, ब्रेक लगे तो क्या हो गया भाई, कोई कुछ बीच में आ गया होगा कोई, तो ब्रेक लग गई या ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो यहाँ पर थी पहले स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, देन लास्ट में क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड पे आ गए हम, तो बहुत ज्यादा स्पीड थी भैया। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक लगा, ब्रेक लगाते ही क्या हो गया, एक्सेलरेशन नहीं डिसेलरेशन हो गया। जैसे ही ब्रेक लगा तो यहाँ पर क्या हुआ, डिसेलरेशन हुआ। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू डिक्रीज हो गई है, वेलोसिटी कम हो गई है, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो चुका है, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, सपोज वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड थी और लास्ट में भी जब चेक किया 10 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि a इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, रिटार्डेशन के टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फाइन,
इन केसेस के अंदर हमारे पास में कुछ फॉर्मूले होते हैं, मोशन के इक्वेशंस होती है। कौन सी इक्वेशन होती है मोशन की? देखो, मोशन की इक्वेशन में हमारे पास होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड एक और होती है हमारे पास, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास होती है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं हमारे फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मतलब ऊपर से नीचे की साइड में कोई चीज गिर रही है। तो जब हम बात करेंगे हमारे फ्री फॉल की, तो फ्री फॉल के टाइम पे क्या होगा, वर्टिकल मोशन होगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, वर्टिकल मोशन। इस वर्टिकल मोशन के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पर क्या है, एक, अच्छा नेक्स्ट पेज ले ले, चलो यहाँ आ जाओ। ये एक क्या है, हमारा स्टोन है। इस स्टोन को क्या किया गया, ऊपर से यहाँ तक नीचे तक क्या करा गया, फेंका गया, ठीक है। यहाँ तक आके स्टॉप हो गया। अब क्या होगा, वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन के अंदर देखो, ए पॉजिटिव कब होता है, ए नेगेटिव कब होता है, और ए जो है वो 0 कब होता है। तो देखो, जिस डायरेक्शन के अंदर ये पत्थर जो है ये मूव कर रहा है, अगर वेलोसिटी जो है वो इसी की डायरेक्शन में है, तब तो क्या होगा, वेलोसिटी अगर इसी की डायरेक्शन में है यानी कि इंक्रीज हो रही है अगर वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फाइन, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जब इस स्टोन को फेंका जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, यू क्या है, यहाँ पर है 0, ठीक है। लेकिन यहां तक आते आते क्या हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे आते आते क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैंने कहा किसी पत्थर को मैंने ऊपर की ओर फेंका, तो ऊपर की ओर फेंकने पे क्या होगा, मैंने किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका होगा ना उसको। जब मैंने यहाँ से उसको यहाँ फेंका तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको फेंका, लेकिन यहाँ लास्ट में आके क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाते जाते क्या होता है, धीरे 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 एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बोल दूं वेलोसिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो तो यहाँ पॉसिबल हो नहीं सकता। तो हमें क्या याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन की जगह मैं लूंगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है। इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, जी से डिनोट कर देंगे। फाइन, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करेंगे। एंड इसकी वैल्यू हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन ध्यान में रखना है। यहां जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो क्या चेंज होगा, v तो एज इट इज रहेगा। ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो v तो यहाँ पर क्या होगा, एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू u की जगह हमने क्या प्लेस किया था, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड a की जगह पर gt, तो u क्या था 0 प्लस at की जगह क्या आ गया, gt। तो ये किसके लिए हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल के लिए हो गई है। नेक्स्ट इज s की जगह हम क्या लेंगे, हाइट। s की जगह क्या लेंगे, हाइट। पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन अभी क्या है, हाइट है। तो h आ जाएगा, h की जगह देखो, h के बाद u की जगह क्या होगा, 0, u की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 0 रिप्लेस हो जाएगा। तो ये टर्म तो हो गई हमारी 0। यहाँ क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग इज कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया 2gh। So there are some equation, these are some equations जो क्या है, equation of motion है for free fall in under the situation of free fall। जब भी free fall होगा तो ये equations काम में आएंगी, और जब भी हम बात करेंगे horizontal motion की तो फिर आपकी ये वाली equations जो है वो वर्क करने वाली है। फाइन, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि मास क्या होता है। अब ये मास क्या है और वेट क्या होता है। देखो, मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कहीं पर भी चले जाए वो चेंज नहीं होने वाला है। चाहे अर्थ पे चले जाए, चाहे कहीं और चले जाए, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मास। इनर्शिया जितना कम होगा उतना ही कम क्या होगा, मास होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर किसी मास की तो हमेशा क्या होगा, सब जगह पे बिल्कुल सिमिलर रहेगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स कितने हैं, तो कंपोनेंट्स तो सिमिलर रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर बॉडी के मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं तो वो कभी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मास भी कभी भी चेंज नहीं होने वाली चीज है।
मास कभी चेंज नहीं होगी, मास की वैल्यू फिक्स रहेगी। और ये किसका मेजर है? इनर्शिया का मेजर है। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा मास हो जाएगा, जितना कम इनर्शिया होगा उतना ही कम क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। ठीक है, या हम बोलते हैं जितना कम मास होगा उतना ही कम क्या होगा? इनर्शिया होगा। फाइन। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस किसमें है? वेट में आता है। डिफरेंस किसमें आता है? वेट में, बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर। वेट किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है कि भी अर्थ के ऊपर जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? वेट होगा। मून पर भी यही है, जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? वेट होगा। देखो, अगर मैं बात करूं अर्थ और मून की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा होगा? डेफिनेट सी बात है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं जिसका मास 50 kg है, तो वो यहाँ भी 50 kg होगा और यहाँ भी कितना होगा? 50 kg ही होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात कर ले तो वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे जितना भी वेट है उसका क्या कर ले? 1/6 कर ले। सपोज अगर मैंने कहा कि अर्थ के ऊपर वेट जो है वो है 300 किलोग्राम, अर्थ के ऊपर वेट कितना है? 300 किलोग्राम है, तो मून पे वेट कितना होगा? 300/6 कर लो, 300/6 यानी कि कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मास तो दोनों का चेंज नहीं हुआ, मास इसका भी 50 किलोग्राम था, इसका भी 50 किलोग्राम था। लेकिन जब हमने वेट की बात की तो उस वेट के अंदर देखो, यहाँ अगर है 300 किलोग्राम वेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका डिवाइड बाय 6 यानी कि 1/6 पार्ट, जो कि कितना होगा? 50 किलोग्राम। दैट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हो गए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप गलत जगह खड़े हैं। आप मून पर जाकर चेक करें, आप बिल्कुल भी मोटे नहीं। चलो, तो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। यू नो व्हाट, अर्थ के ऊपर भी ये चीज होती है। अर्थ पे भी अगर हम चेक करें ना तो इक्वेटर और पोल के ऊपर डिफरेंस होता है। कैसे होता है? देखो, जो अर्थ होती है थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है, ठीक है, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है, तो इसकी वजह से देखो अर्थ का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ समथिंग लाइक दिस बनेगा, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बट कुछ। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इक्वेटर है, तो क्या इक्वेटर और पोल की डिफरेंस में डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस है? बिल्कुल है। डिस्टेंस जो कि इक्वेटर की है इज ग्रेटर देन डिस्टेंस जो पोल पर होगी। ठीक है, पोल की जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से और जो अर्थ इक्वेटर की डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, तो जो इक्वेटर है वो ज्यादा होगा, पोल की डिस्टेंस क्या होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इक्वेटर के ऊपर कोई चीज को कोई चीज का वेट मेजर करते हैं और पोल पर जाकर फिर अगर उसको मेजर करेंगे तो क्या होगा? पोल पर उसका वेट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? बिकॉज इनकी डिस्टेंस क्या है? डिफरेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर क्या होता है? डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्वेटर पर कोई चीज की और पोल पर, तो पोल पर कोई भी चीज का जो वेट होता है वो हमेशा इक्वेटर से ज्यादा होता है। ये ज्यादा क्यों हो रहा है? तो देखो, यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के यानी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा? कोई भी चीज का जो वेट है वो यहाँ पर ज्यादा होगा। आपको अगर याद हो तो जब हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, जब हमने पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में स्टडी किया था, तो हमने देखा था कि हम गोल्ड का बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि हम इक्वेटर से खरीदे गोल्ड को और पोल पर ले जाकर सेल आउट कर दे। कैसे होगा पॉसिबल? तो देखो, जब इक्वेटर पे हमने गोल्ड को खरीदा तो क्या हुआ? हो सकता है वो लमसम 10 ग्राम का लिया होगा हमने गोल्ड, ठीक है, 10 ग्राम का हमने गोल्ड लिया। जब हमने उसको पोल पे ले जाके बेचा तो वहां पर कितना हो गया? 12 ग्राम हमें लगा कि भाई हाँ ठीक है 12 ग्राम है उसका वेट। प्रॉफिट हुआ? क्यों नहीं होगा प्रॉफिट? बिल्कुल होगा। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? r² के। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस कम होगी तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देखो डिस्टेंस क्या है? कम है। डिस्टेंस अगर कम है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब पोल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? किसी चीज का वेट होगा। तो देखो अर्थ के ऊपर भी दो जगह पर अगर हम देखें तो वेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ मून में तो डिफरेंस आना फिर बनता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब ये थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है? तो देखो, बेड के ऊपर खड़े होने के लिए हमेशा मना किया जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर सो सकते हैं। क्यों? सोने के ऊपर, सोने पे क्या होता है कि हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यानी फोर्स कम लगता है उसके ऊपर, और उस
जो हमारी बेड की जो प्लाई होती है उसके ऊपर ज्यादा वजन नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा बॉडी वेट किसके ऊपर होगा, सिर्फ हमारे पैरों के ऊपर होगा, उसके अलावा कहीं नहीं। तो जो पैरों का इतना सा पोर्शन जो हमारे उस बेड के ऊपर आ रहा है, पूरा जो फोर्स है हमारा वो इसके ऊपर लग जाएगा। दैट इज वाई मना किया जाता है आपको। उसके अलावा नाइफ के अंदर हमें याद है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि ये जो ब्लंट वाला सरफेस होता है, ये ब्लंट सरफेस क्यों होता है, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा चीजें क्या होंगी, शार्प हो जाएंगी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बैक जो है ये ब्रॉड होती है, जो हमारी स्ट्रिप होती है बैक की वो ब्रॉड होती है। क्यों होती है, अगर थिन होगी तो क्या होगा, जैसे ही वो स्ट्रिप जो है वो थिन हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो बैक का वेट है वो उस पतली सी स्ट्रिप के ऊपर बहुत छोटे से पोर्शन में रहेगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ये ब्रॉड हो जाएगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आराम से उसके ऊपर जो होगा वो फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो प्रेशर होता है, प्रेशर का देखो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। एंड जो ये नेट फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इसको हमने क्या नाम दिया था, थ्रस्ट नाम दिया था, ठीक है। तो ये थ्रस्ट अपॉन एरिया, जितना एरिया कम कर देंगे उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा, जितना एरिया को इंक्रीज कर दोगे उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर इन लिक्विड फ्लूइड्स। क्या फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेशर होता है, सॉलिड चीजों के तो होता ही है, क्या फ्लूइड्स पे प्रेशर लगाता है, तो बिल्कुल लगाता है। फ्लूइड्स के प्रेशर के लिए देखो हमने क्या देखा था, हमने एक एग्जांपल देखा था कि इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, कुछ होल कर दिए। होल करने पे क्या हुआ, होल करने के ऊपर इसके अंदर से क्या निकली, कुछ जेट निकली, मतलब कुछ धाराएं निकली पानी की, ठीक है। नीचे वाले को देखो नोट किया होगा आपने कि ये कहाँ जाएगा, ये थोड़ा दूर तक जाएगा, ऊपर वाला जो है थोड़ा पास में ही रह जाएगा, और सबसे ऊपर वाला क्या होगा, बिल्कुल पास में रह जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए कि इसके ऊपर देखो ज्यादा पानी नहीं था तो प्रेशर कम लगा, यहाँ थोड़ा पानी आ गया इतना इतना तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, और यहाँ नीचे आते आते क्या होगा, प्रेशर थोड़ा एकदम से बढ़ जाएगा। दैट इज वाई जो जेट है ये थोड़ा दूर तक जाएगा, ठीक है। यानी कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जितना डीप में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जितना ऊपर रहेंगे उतना प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। फाइन। द नेक्स्ट थिंग इज बायोंसी। बायोंसी क्या होती है, तो देखो जो भी फ्लूइड होता है वो हमेशा क्या करता है, एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जब भी कोई चीज उस फ्लूइड के अंदर आने की कोशिश करती है तो वो क्या चाहता है कि बाहर निकलो, मेरे अंदर नहीं आना, बाहर निकलो। तो वो बाहर निकलो वाला जो फोर्स लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है फ्लूइड, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है बायंट फोर्स। उसको क्या नाम दिया जाता है, बायंट फोर्स नाम दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बायोंसी कह देते हैं। फाइन। देखो लिक्विड से लिक्विड ऊपर की तरफ क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। जब एक फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, उसको हमने क्या नाम दिया, बायंट फोर्स है, और इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, बायोंसी कहते हैं, ठीक है। बायंट फोर्स कब इंक्रीज होता है, जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर वाटर की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बायंट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, एक तो इतने ऐसे लोग हैं फोर्स लगाने के लिए, एक इतने सारे और एक इतने ज्यादा हो गए, तो डेफिनेट सी बात है जहां ज्यादा होंगे वहां पे क्या होगा, फोर्स भी बढ़ जाएगा। देन एक और चीज है, देखो कुछ चीजें जो है वो फ्लोट कर रही है, कुछ आधी डूबी हुई है, कुछ बिल्कुल ही नीचे सिंक हो चुकी है। ये क्यों हो रही है, तो ये बायंट फोर्स की वजह से भी होता है और ये डेंसिटी की वजह से भी होता है। देखो डेंसिटी की वजह से कैसे हो सकता है कि अगर वाटर की डेंसिटी अगर कम है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो क्या है, बिल्कुल ज्यादा है, और वाटर की डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। पानी की डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है अगर ज्यादा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी क्या होता है, देखो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं। वाटर की डेंसिटी कम है मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, उस बॉल की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है मतलब पार्टिकल पास पास में है, तो ये हैवी हो जाएगा, और इस हैवीनेस की वजह से क्या होगा, ये नीचे सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। अगर दोनों की डेंसिटीज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, बीच में ही फ्लोट करेगा, तू भी आ ले मैं भी आ लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर सपोज डेंसिटी जो है इसकी कम है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है बिल्कुल कम है, वाटर की ज्यादा डेंसिटी है, वाटर के पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या होगा, बायंट फोर्स जो होगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। दैट इज व्हाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से हमें चीजें जो है या तो फ्लोट करती है या फिर सिंक कर जाती है। तो यहाँ फ्लोटिंग का रीजन क्या है, फ्लोटिंग का रीजन है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। दैट इज व्हाई ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। वैसे ही ये सिंकिंग वाला हो जाएगा। फाइन।
द नेक्स्ट थिंग इज कि बायंट फोर्स की वजह से भी क्या हो सकता है, चीजें जो है या तो फ्लोट कर सकती है या फिर सिंक कर सकती है। कैसे करेंगी, तो देखो फ्लूइड्स क्या करते हैं, एक बायंट फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीजों पर जो है, इन बॉल्स पर क्या हो रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से इनके ऊपर क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। यहाँ नीचे की साइड से क्या लग रहा है, एक बायंट फोर्स लग रहा है। अब जो फोर्स ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। अब अगर सपोज ऐसा करें, एक पर्टिकुलर बॉक्स रखा है, ठीक है, मैं उस साइड में धक्का देने की कोशिश कर रही हूँ और एक और पर्सन है वो इस साइड में धक्का देने की कोशिश कर रहा है। जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो बॉक्स जो है मूव कर जाएगा। अब अगर सपोज मेरा फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, बॉक्स उस साइड जाएगा। अगर सामने वाले पर्सन का फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, बॉक्स जो है वो इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, बायंट फोर्स जो है वो कम होगा, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों, नीचे का जो फोर्स लग रहा था बायंट फोर्स, वो हमेशा वो क्या है, ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो बायंट फोर्स अगर ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर जाएगा। और अगर दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये बीच में अटक के रह जाएगा। आधा बाहर रहेगा, आधा ऊपर आएगा। बायंट फोर्स चाह रहा है बाहर चला जाए, ग्रेविटी चाह रही नीचे आ जाए, लेकिन ये ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ये बीच में ही अटक के रह जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर कोई चीज सिंक कर जाए, सिंक क्यों करेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, और बायंट फोर्स तो बेचारा बहुत छोटू सा फोर्स है, बहुत कम फोर्स है। तो ज्यादा फोर्स किसका हुआ, ग्रेविटेशनल का हुआ, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल हुआ, ग्रेविटी हुई, दैट इज वाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे सिंक कर जाएगा। फाइन, चलो आई होप कि अब क्लियर हो गई होंगी, काफी सारी चीजें मुझे लगता है रिवाइज भी हो गई होंगी। नेक्स्ट थिंग इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज कौन थे, आर्किमिडीज जो थे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। एक्चुअली हुआ क्या था, वो ऐसे ही पानी के अंदर मतलब बाथटब में नहा रहे थे, तो ये जो डक होती है, डक क्या कर रही थी, बार बार ऊपर आ रही थी, ये इसको धक्का दे रहे थे, ये ऊपर आ रही थी। अब हुआ क्या, इनका दिमाग चला और ये एकदम चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्ला के सड़कों पे भागने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब मुझे मिल गया। अब क्या मिल गया, तो इनको एक प्रिंसिपल मिल गया था। एक क्या प्रिंसिपल मिल गया था कि भाई अब जो एक बायंट फोर्स लगता है, जितना ज्यादा बायंट फोर्स लग रहा है, ये किसके इक्वल होगा, उस वाटर के वेट के इक्वल होगा जो डिस्प्लेस हो चुका है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जितना बायंट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, जितना ज्यादा पानी इसने डिस्प्लेस कर दिया है उसके इक्वल होगा ये, ठीक है। चलो नाउ देखो, एक लास्ट टॉपिक हमारा और रहता है। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ देखो, जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है उतना ज्यादा चीजें क्या होती है, नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। जितनी कम डेंसिटी होगी उतना वो चीजें क्या करेंगी, फ्लोट करेंगी, और जितना बहुत ही कम अगर डेंसिटी होगी तो ऊपर और ज्यादा फ्लोट कर जाएगी। यहाँ देखो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, हनी की डेंसिटी ज्यादा है, हनी की पार्टिकल थोड़े पास पास में, तो थोड़े हैवीनेस की वजह से क्या हो गया, नीचे आ गया। वाटर की डेंसिटी थोड़ा हनी के कंपैरेटिवली कम है तो फ्लोट कर रहे हैं, उससे कम किसकी है, ऑयल की है, तो ये ऊपर और ज्यादा फ्लोट कर रहे हैं। फाइन, चलो सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको रिवाइज करें, इसको पढ़ें और इसको बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।